दरभंगा से बताते हैं। शिव दुर्गा मंदिर में चोरी की जानकारी है। ताला तोड़कर बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। बहेड़ी प्रखंड के जोरजा गांव में चोरी हुई है। सोने चांदी के गहने भाग ले गए हैं चोर। दान पेटी में नकदी लेकर भी फरार हो गए। 2 लाख रुपए से ज्यादा की चोरी की आशंका जताई जा रही है। तस्वीरें आपको उस मंदिर की दिखा रहे हैं जहां चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। जानकारी के मुताबिक सोने चांदी के गहने लेकर चोर फरार हो गए और दान पेटी में रखी नकदी भी चोरों ने चुरा ली है। मंदिर का भगवती मंदिर का गेट तोड़ करके सामान मुकुट चोरी कर लिया। 2 मुकुट है, लॉकेट है, थाली है, 2 थाली है, घंटी कमंडल जो था पूजा का सामग्री जो पूजा करने के लिए वो सारा चीज उठा करके ले गया। मामला यही है, जो ग्रामीण शिव मंदिर है, यहाँ पे दुर्गा मंदिर है, इसमें से चोरी हुआ है। दुर्गा मंदिर में तो कोई जाता नहीं है, केवल वो पुजागरी जाता है। कई बार चोरी हुआ है, 2-3 बार ऐसा चोरी हुआ है जिसमें से ग्रामीण बोला छोड़ दीजिए। इस बार मुकुट चोरी हुआ, गला का टीका था, टीका ले गया, नोथनी ले गया, थाली ले गया है, घड़ी घंट ले गया है। और अगली बड़ी खबर आपको दरभंगा से ही बताते हैं। दरभंगा में डॉक्टर के घर बड़ी डकैती हुई है। महिला को इंजेक्शन देकर बेहोश किया गया। 5 लाख के जेवर और कैश की लूट कर ली गई है। छत के रास्ते घर में बदमाश घुसे थे। बदमाशों ने बाल भी काट दिए, बताया जा रहा है हाथ पैर भी बांध दिए थे और 20 मिनट तक घर के अंदर ये बदमाश उत्पात मचाते रहे। तस्वीर आप देख रहे हैं उस घर की। बिखरे पड़े सामान हैं। ये जो बाल काटे गए थे वो बाल आपको नजर आ रहे होंगे। करीब 20 मिनट तक बदमाशों ने घर में घुसकर उत्पात मचाया है। तकरीबन 5 लोग से आए हुए थे, 5 डकैत थे। ये पुलिस कितने देर बाद आई? लगभग 1 घंटे बाद पुलिस को सूचना के 1 घंटे बाद पुलिस यहाँ पे आई है और तब से पुलिस अपना अनुसंधान कर रही है। घर में कौन कौन थे? उस वक्त घर में एक छोटा बच्चा 1.5 वर्ष का था और एक महिला थी। महिला के साथ क्या किया गया? महिला के साथ मारपीट किया गया, उसको नशा का सुई दिया गया, उसका बाल काट दिया जाता है और उसके घर से सारी संपत्ति लूट के चला जाता है। ऐसे में कई सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं और न्यूज़ 18 ये सवाल पूछता है, आम लोगों की सुरक्षा क्या भगवान भरोसे है? सवाल ये भी उठ रहे हैं, क्या पुलिस गश्ती नहीं की जाती है? और सबसे बड़ा सवाल, आरोपियों की गिरफ्तारी कब होगी? और इस बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताते हैं। पटना में दिन दहाड़े महिला से चेन स्नेचिंग की घटना को अंजाम दिया गया। महिला के बेटे ने बहादुरी दिखाई। बेटे ने बदमाशों का पीछा किया, धक्का देकर उसे घायल कर दिया। पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। लोयला स्कूल से महिला लौट रही थी, तभी वो झपट मारों का शिकार हो गई। महिला के गले से सोने की चेन झपटकर बदमाश फरार हो गए। पाटलिपुत्र थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। अब सीसीटीवी फुटेज पुलिस की टीम खंगाल रही है। भागलपुर में कोतवाली थाना क्षेत्र के लोहिया पुल और स्टेशन के पास बच्चों के गले से सोने की लॉकेट और चांदी की चेन चुराने वाले गिरोह लगातार सक्रिय हैं। आज भी लोहिया पुल पर चोर गिरोह के युवक को लोगों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी। पीड़ित ब्यूटी कुमारी अपने बच्चे के साथ गांव से डॉक्टर को दिखाने आई थी। इसी दौरान 2 युवक लोहिया पुल पर बच्चे को अपने पास बुलाने लगे और गले से सोने और चांदी के गहने को निकाल लिया। लेकिन लोगों ने एक चोर को पकड़ लिया जिसके पास से चांदी का गहना मिल गया है, लेकिन दूसरा चोर सोने का लॉकेट लेकर फरार हो गया। लोगों ने पकड़े गए चोर की जमकर पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। लगातार हो रही चोरी की घटना से लोगों में भी दहशत का माहौल है। हम पीछे से आ रहे थे, एक लड़का इसके साथ और था, इसके साथ जो था ये बोल रहा था आन रहे मेरे पास। बीच में जो लड़का ढुका ना, इसके पास आके सट गया, ऐसे सट गया, काट ले, हम देख ले, देखते तो मोबाइल छिंदा, इसका मोबाइल तो हम रख लिए।
लेकिन गले का चक्की और सोने का काट लिया है। सोने का हाँ ये सीढ़ी पर से हाँ, मतलब पुल पे हाँ पुल पे। इसके साथ और भी था एक और लड़का था, वो तो उधर भाग गया, काट के उधर फेंका तो उधर भाग गया, इधर आ गया तो हम पकड़ लिया। बड़ी खबर आपको मुंगेर से दिखाते हैं, जहां गंगटा थाना क्षेत्र के भीम बांध जंगल में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में जावा महुआ और महुआ शराब बरामद की गई। 4 अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया और 5 तस्कर को गिरफ्तार किया गया। शराब के साथ एक बाइक, 3 साइकिल और शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले 4 उपकरण भी बरामद किए गए हैं। गिर रहा है पूरा धार वाला। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको मुंगेर से बताते हैं। मुंगेर और भागलपुर की सीमा पर घोरघट के पास संपर्क पथ की मांग को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। हजारों की संख्या में लोगों ने NH80 और 4 लेन सड़क को पूरी तरह जाम कर दिया, जिससे दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सालों से सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, लेकिन संपर्क पथ का निर्माण अब तक नहीं हुआ। वहीं जाम की सूचना पहले ही प्रशासन को दे दी गई थी। मौके पर पुलिस और प्रशासन ग्रामीणों को समझाने में जुटा है। हालांकि प्रदर्शनकारी एम्बुलेंस को रास्ता दे रहे हैं। तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं प्रदर्शन की। आप ये तस्वीर देखिए, जहां आप देख सकते हैं बिल्कुल लंबा जाम यहां पर लगा हुआ है। घोरघट में संपर्क पथ की मांग ग्रामीणों की तरफ से की गई है और इसी मांग को रखते हुए NH80 और 4 लेन जाम कर दिया गया है। और पटना से आपको बड़ी खबर बताते हैं। सीएम आवास में NDA की बैठक खत्म। बांकीपुर उपचुनाव पर मंथन। सरकार के 100 दिन पूरे होने पर कार्य योजना तैयार। पहली बार जिलाध्यक्षों के साथ चर्चा हुई है। जमीनी हकीकत का फीडबैक लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो बैठक NDA की चल रही थी मुख्यमंत्री के आवास पर, वो अब खत्म हो चुकी है। इस बैठक में NDA के घटक दलों के सभी नेताओं की मौजूदगी थी और ये पहली बार ऐसी बैठक हुई जिसमें जिला अध्यक्षों को भी बुलाया गया है। जमीनी हकीकत का फीडबैक भी लिया गया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बांकीपुर उपचुनाव पर मंथन भी किया गया है। देखिए, सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं, जिस पर कार्य योजना तैयार की गई। न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र अधिक जानकारी के साथ लोक सेवक आवास से जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आज की बैठक की बड़ी बातों की अगर बात करें तो क्या कुछ रही? सम्राट चौधरी के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अन्य जो NDA के जो बड़े चेहरे हैं वो इस बैठक में शामिल हुए। देखिए, बैठक समाप्त हुई, अब यहाँ से लोग निकल रहे हैं। यदि हम बैठक की चर्चा करें तो बैठक में कई अहम मुद्दे पर बातचीत हुई। एक सबसे अहम मुद्दा कि जो सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को कैसे लोगों तक पहुंचाएं, लोग अधिक से अधिक उन योजनाओं का लाभ ले सके, इस पर विशेष चर्चा हुई है। और खास तौर पर मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जरूरत के अनुसार से हर 3 महीने पर इस तरीके की जो बैठक है, उस बैठक का आयोजन किया जाएगा, ताकि जो फीडबैक है, सरकार के कामकाज का जो फीडबैक है आम लोगों के बीच में, वो फीडबैक लिया जा सके। संगठन के लोग कैसे काम कर रहे हैं, इन तमाम चीजों को लेकर के बैठक बुलाई गई थी। बैठक समाप्त हो गई है और बैठक समाप्त होने के बाद अब यहाँ से जो लोग हैं वो अब यहाँ से निकल रहे हैं। बिहार सरकार के देखिए मंत्री संजय सिंह हैं। संजय जी, एक महत्वपूर्ण बैठक जिसमें मुख्यमंत्री ने तमाम जो जिला अध्यक्ष थे उनसे फीडबैक लिया, किन बातों पर चर्चाएं हुई और क्या निर्देश दिया मुख्यमंत्री? देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने तमाम जिला अध्यक्षों की बातों को उन्होंने सुना और उनकी बात को सुनकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आप लोग जितने भी सहयोग शिविर सरकार के द्वारा लगाए जा रहे हैं, उसमें तमाम जिलाध्यक्षों को कहा है कि आप लोग अपने तरफ से सुनिश्चित करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का काम हो। वहीं उन्होंने माननीय मंत्री को कहा है कि जब आप जितने प्रभारी मंत्री हैं, आप अपने क्षेत्र में जाते हैं, तो आप लोग भी अपने जो जिलाध्यक्ष जी हैं, NDA के जिलाध्यक्ष जी हैं, उनके साथ बैठे और वहाँ की उनकी जो समस्याएं हैं, जो सहयोग शिविर में नहीं हो पाती है, उसके ऊपर की जो समस्या है उसको आप लोग समाधान करने का काम करें। उसके बावजूद अगर नहीं होता है तो जो संबंधित पदाधिकारी हो उनको बुलाकर आप लोग निर्देश दें। तो कहीं न कहीं आज की बैठक से हमारे तमाम जो बिहार प्रदेश के जो NDA के जिलाध्यक्ष हैं, उनका मनोबल बढ़ाने का उन्होंने काम किया है
और हमारे जितने भी जिलाध्यक्ष हैं उन्होंने भी संतुष्ट किया है कि आगे अगर ऐसा कुछ भी अगर रहेगा तो हम सीधे मुख्यमंत्री जी को भी हर 3 महीने पर भी इस तरीके की बैठक बुलाने को लेकर के चर्चा होगी। हाँ बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जब भी ऐसा लगेगा तो अब लगातार हम लोग इस तरह की बैठकें करते रहेंगे और आप लोगों से फीडबैक लेने का काम करेंगे कि अगर सरकार के स्तर पर जो भी बन पड़ेगा और अच्छा बेहतर कैसे हम लोग करें और विकास की रफ्तार कैसे हो, आम आवाम को कैसे और विकास मिले, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार लगे हुए हैं। तो बिल्कुल देखिए, जमीनी स्तर पर जो सरकार की योजनाएं हैं, जो कामकाज है, उसकी समीक्षा, उसके साथ साथ जो योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंच सके, इन चीजों को लेकर के सभी बिल्कुल शैलेंद्र, और अब संजय बांकीपुर गांधी हैं, उपचुनाव भी होना है। जी जी बिल्कुल देखिए, संजय गांधी हैं, जदयू के पुराने नेता हैं, सीनियर लीडर है, ये भी मुख्यमंत्री जी की पार्टी है, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। किन बातों पर चर्चा हुई संजय जी जिलाध्यक्षों के साथ? किन बातों पर चर्चाएं की मुख्यमंत्री ने? मुख्यमंत्री बोले कि भाई इंडिया के सारे जिला अध्यक्ष अपना जिला में सहयोग करें। हमने जो कार्यक्रम चलाया है शिविर सहयोग, हाँ सहयोग शिविर जो चलाए हैं, इसमें जाकर के लोगों को, निचले स्तर के लोगों को वहाँ पर पहुँचाएं। पहुँचने के बाद सरकार का ड्यूटी बनता है कि इनके कामों को हम लोग निपटाएं। नीतीश जी बोले कि भाई 20 वर्ष हम काम किए, अच्छा काम किए, बिहार को यहाँ पहुँचाए हैं। हमारे वर्तमान सम्राट चौधरी जो है मुख्यमंत्री, ये भी अच्छा काम कर रहे हैं और ये अच्छा करेंगे, ये पूरा विश्वास भरोसा है। तो बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दोनों ने अपने अपने नेताओं से बात की, अपनी अपनी बातों को कहा। नीतीश कुमार ने भी माना कि सरकार बेहतर काम कर रही है और भी सरकार के काम को कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए। साथ ही साथ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी इन तमाम जो सभी जिला अध्यक्ष पूरे बिहार के सभी घटक दलों के जो पहुंचे थे उनसे संवाद स्थापित किया। काफी लंबी यह बैठक चली और इस बैठक के अंत में नीतीश कुमार भी पहुंचे, उन्होंने भी अपनी बातों को रखा। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि आपसी समन्वय जो है सिर्फ पटना नहीं बल्कि जिला स्तर और पंचायत और ब्लॉक स्तर पर हो, इसको लेकर के एक पहल जो है ये मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा किया गया। बिल्कुल शैलेंद्र, और अब देखिए नई चुनौती जो है वो बांकीपुर उपचुनाव का है और बांकीपुर में उम्मीदवारों का ऐलान तो कर ही दिया गया, लेकिन वहां भी त्रिकोणीय मुकाबला है। देखिए, बांकीपुर की यदि हम चर्चा करें तो जाहिर सी बात है कि बांकीपुर जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी का कहीं न कहीं परंपरागत सीट माना गया है। शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार होते हैं वहां से बड़ी बहुमत से चुनाव जीतते हैं और नितिन नवीन भी तकरीबन 52,000 वोटों से उन्होंने इस बार चुनाव जीता था। तो ऐसे परिस्थिति में चूंकि मैदान में कई उम्मीदवार हैं और तमाम चीजों को देखते हुए एनडीए ने भी अपनी विशेष तैयारी की है। एनडीए ने भी कोई इस चुनाव को हल्के में नहीं लिया है, काफी मजबूती के साथ इस चुनाव को एनडीए ने लिया है। चूंकि दूसरी ओर से यदि हम आरजेडी के उम्मीदवार की बात कर लें तो आरजेडी के उम्मीदवार को पिछले बार तकरीबन 45 से 46 हजार वोट आए थे। हालांकि प्रशांत किशोर भी इस चुनावी मैदान में है, लेकिन प्रशांत किशोर के उम्मीदवार को बहुत ज्यादा पिछले बार वोट नहीं आया था। लेकिन खुद इस बार प्रशांत किशोर भी चुनावी मैदान में है और उनके जो प्रशांत किशोर के जो टीम के जो लोग हैं, उनके जो कर्मचारी हैं, जो टीम के लोग हैं, जो सदस्य हैं, वो गली गली घूम घूम करके कहीं न कहीं अपना प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कहा जा सकता है कि जो चुनाव है वो काफी दिलचस्प होगा और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने इस चुनाव को उपचुनाव के तरीके से नहीं बल्कि एक जो चुनाव सीधे तौर पर जो चुनाव होता है, जो आम चुनाव होता है, उस तरीके से इस चुनाव को लिया है ताकि कहीं कोई कोर कसर न रह जाए। जी ठीक है शैलेंद्र, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे। बिहार सरकार की ओर से बुजुर्गों और विधवा महिलाओं को आज सरकार की ओर से बड़ी सौगात दी गई है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों को आज पेंशन का भुगतान किया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने डीबीटी के माध्यम से सभी के खाते में पैसे ट्रांसफर किए और सभी के खाते में 11,1100 रुपए ट्रांसफर किया गया है। इस योजना के तहत 97,84,000 लाभुकों के खाते में आज कुल 1,423 करोड़ 97 लाख की राशि ट्रांसफर की गई, जो बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवा महिलाओं के लिए बड़ी राहत होती है। पिछले साल जुलाई में पेंशन की राशि को 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया गया था। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार ने 10 तारीख पेंशन के लिए फिक्स कर दिया है और हर महीने निश्चित तौर पर
पेंशन की राशि दी जाएगी। पहले 400 रुपये की राशि उपलब्ध होती थी पेंशन के तौर पर, इसको बढ़ाकर 1100 रुपया किया गया बिहार की सरकार के द्वारा, और ये लगातार 10 तारीख को मिले, इसके लिए लगातार सभी पदाधिकारी जिला स्तर पर काम कर रहे हैं, प्रदेश स्तर पर काम कर रहे हैं, और भी जितने लोग हैं जिनका छूट गया है, सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि एक एक व्यक्ति को चिन्हित करें। जो वृद्धजन है उनको पेंशन मिलना चाहिए, जो विधवा बहनें हैं उनको पेंशन मिलना चाहिए, और दिव्यांगजन उनको पेंशन मिलते रहना चाहिए। मैं इतना ही आग्रह करूंगा कि आज लगातार 10 तारीख एकदम डेट फिक्स करके सभी दिव्यांगजन, विधवा बहनें और हमारे जो वृद्धजन हैं 10 तारीख के आपके अकाउंट में राशि जानी है, ये सरकार के तरफ से तय है, इसलिए हर हालत में आपको मिलेगा, ये आपका अधिकार है। आपके जीवन में खुशहाली आए, यही सब सरकार के प्रयास है। पंचायती राज मंत्री ने बिहार पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने बताया कि राज्य में पंचायत चुनाव की तैयारियां अंतिम चरण में है। दरअसल पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश मंत्री पद संभालने के बाद पहली बार 2 दिवसीय दौरे पर नवादा पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका बेहद गर्मजोशी और उत्साह के साथ स्वागत किया और इसी दौरान उन्होंने बड़ा बयान दिया। वहीं बता दें, इस दौरे के दौरान मंत्री कई कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और समीक्षा बैठक भी करेंगे और कई विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत उन्होंने की है। पंचायत चुनाव को लेकर के तमाम तरीके की तैयारी चल रही है। पिछले दिनों जनसंख्या का भी प्रकाशन किया गया था, प्रपत्र 1 का निर्वाचन आयोग के निर्देशन में तमाम तैयारी चल रही है। ईवीएम की भी खरीद की तैयारी चल रही है, अन्य जो भी तैयारी है निर्वाचन आयोग के माध्यम से सभी कुछ किया जा रहा है। अब समय पर कराने की कोशिश की जाएगी जी। बाकी का तो क्या लगता है सर, जो रिजर्वेशन रोस्टर है पिछला रोस्टर में इस बार बदलाव आएगा। 10 वर्ष पूरे हुए हैं तो नहीं, उसमें निर्वाचन आयोग के निर्देशन में काम चल रहा है, जल्दी ही आ जाना चाहिए। और अब बात बांकीपुर उपचुनाव की करते हैं। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो चली है। जनसुराज से प्रशांत किशोर की उम्मीदवारी और एनडीए को चुनौती पर जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल ने कहा है कि प्रशांत किशोर व्यापारी आदमी हैं, उनके पास कोई सियासी जमीन नहीं है और इस उपचुनाव में बीजेपी के सामने कोई विपक्ष नहीं है। बांकीपुर की जो उपचुनाव है उसमें हमारे पास कोई अपोजिशन नहीं है, हवा हमारे एनडीए के पक्ष में है और जितने मतों से पहले हमारी विजय मिली थी, इससे ज़्यादा मतों से इस बार भी हम लोग जो उम्मीदवार है वो जीतेंगे। और जहाँ तक अभी हवा बना हुआ है कि प्रशांत किशोर डिस्टर्ब करेंगे, वोट काटेंगे, देखिए वो तो व्यापारी है और व्यापारी को अब सब समझ गए हैं कि प्रशांत किशोर को ज़मीन नहीं है, अब बेस नहीं है, वो अब उल्टा पुल्टा सिर्फ सम्राट चौधरी को बदनाम करने में लगे हैं, हमारी सरकार को बदनाम करने में लगे हुए हैं, तो उनका बेस नहीं है। भारी मतों से हम लोग जीतेंगे। इधर बांकीपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा कि बांकीपुर का रिजल्ट आउट है और बीजेपी के अभिषेक कुमार सिन्हा की रिकॉर्ड मतों से जीत होगी, इसमें कोई शक नहीं है। बांकीपुर का तो रिजल्ट आउट है। भारतीय जनता पार्टी जीतती थी, जीतेगी और जीतती रहेगी। बांकीपुर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के जरिया बहुत सिंचित सीट है जिस पे उन्होंने विकास की गाथा लिखी और वहाँ के लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं। बांकीपुर का बेटा देश का राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी का, तो इसको लेकर तो भारतीय जनता पार्टी को इनाम देंगे वहाँ के लोग। तो ये देखिए, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी कहा कि यहाँ कोई लड़ाई ही नहीं है। बांकीपुर में जिस तरह से काम हुआ है
बीजेपी प्रत्याशी अभिषेक कुमार सिन्हा की 100% जीत तय है, क्योंकि इस क्षेत्र की जनता को नितिन नवीन ने परिवार माना है। और एक बार फिर से ये दावा उनकी तरफ से किया गया कि बांकीपुर उपचुनाव का रिजल्ट एनडीए के पक्ष में आएगा, बीजेपी के पक्ष में आएगा और यहां से बीजेपी के उम्मीदवार अभिषेक कुमार सिन्हा की 100% जीत होगी। बांकीपुर चुनाव हो रहा है, यहाँ कोई लड़ाई ही नहीं है। बांकीपुर क्षेत्र आदरणीय नितिन नवीन जी के सेवा कार्यों से और वहाँ जो विकास हुआ है और जो बांकीपुर की जनता को माननीय नितिन नवीन जी ने, हमारे वर्तमान के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस प्रकार से एक परिवार के सदस्य के रूप में वहाँ के वासियों को अपनाया है, वहाँ कोई लड़ाई नहीं है। वहाँ हमारे प्रत्याशी, एनडीए के प्रत्याशी की जीत 100% होगी और यह गारंटी। पीएमसीएच के मरीजों को एमआरआई और सीटी स्कैन के लिए अब लंबा इंतजार नहीं करना होगा और ना ही बाहर जाना पड़ेगा। इसी महीने से पीएमसीएच में एमआरआई और सीटी स्कैन की हाईटेक मशीनें चालू हो जाएंगी। अब मरीजों के साथ ही डॉक्टरों को भी शोध और जटिल बीमारियों को पता लगाने में आसानी हो जाएगी। अस्पताल के अधीक्षक की माने तो 2 एमआरआई और 2 सीटी स्कैन मशीनें फिलहाल रेडियोलॉजी विभाग में इंस्टॉल हो गई हैं और जल्द ही और मशीनें अस्पताल में लगेंगी। उन्होंने एम्स से भी कम दर पर मरीजों की जांच की व्यवस्था का दावा किया और इस सुविधा का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार कर सकते हैं। पीएमसीएच के रेडियोलॉजी विभाग का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। पीएमसीएच के मरीजों का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है, क्योंकि अस्पताल में 2 एमआरआई और 2 सीटी स्कैन मशीनें लग चुकी है। यानी पूरी तरह से मशीनें हाईटेक है, जिसकी चर्चा जोर शोर से हो रही है। ये देख सकते हैं रेडियोलॉजी विभाग है जो नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया है और यहीं पर मशीनों का इंस्टॉलेशन भी हो चुका है। ये कहा जा रहा है कि अत्याधुनिक मशीनें हैं जिससे रिसर्च भी हो सकेगा और ये बिहार में पहला अस्पताल है जहां पर ऐसी हाईटेक मशीनें लगाई गई है। सीधी बातचीत करेंगे, हमारे साथ अधीक्षक हैं अस्पताल के डॉक्टर राजीव कुमार सिंह। इसका इंतजार हो रहा था लंबे समय से, इंस्टॉलेशन भी हो गया है, चालू कब कर रहे हैं? देखिए, ये मेरे पास 2 एमआरआई और 2 सीटी स्कैन है और जो एमआरआई मेरा है 3 टेस्ला है। बिहार में किसी के पास नहीं है, 1.5 ही मैक्सिमम होता था, लेकिन मेरे यहाँ 3 है और 3 का मतलब होता है कि हम बहुत पेनिट्रेशन पर किसी भी ऑर्गन का, किसी भी रिसर्च में हमको बहुत काम आएगा। डॉक्टर को भी काम आएगा, बाद में मेडिकल फैकल्टी को काम आएगा। और एक और मेरा इंस्टॉल हो रहा है 1.5 टेस्ला। अंदर नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि रेडिएशन होता है, खतरनाक हो सकता है, लेकिन जरा मुझे यहाँ से अब विशेषता बताइए कि बाकी एमआरआई और इसमें क्या आपको अंतर दिख रहा है? देखिए, ये जो अंतर है इसमें एक तो हुआ कि मैग्नेट इसका बहुत ही स्ट्रांग होता है, बहुत मैग्नेटिक एमआरआई में मैग्नेट से होता है और 3 टेस्ला का है जो कहीं नहीं, बिहार में तो है ही नहीं, बाहर में कहीं कहीं पर है। तो मेरा 3 टेस्ला का दोनों तैयार है, बस सब इंतजार है 10 दिन 15 दिन, इस महीने के अंतिम तक हमें मिलने की उम्मीद है। सरकार लगी हुई है और लगता है कि उसके टेक्नीशियन, जो एक्सपर्ट टेक्नीशियन हमको मिल जाएंगे। अब तक मरीज बाहर जांच करवाते थे, एमआरआई जांच या सीटी स्कैन जांच, तो क्या पीएमसीएच में जांच शुरू होने के बाद कितनी राहत मिलेगी? कॉस्ट क्या हो सकता है? हम एम्स से भी थोड़ा कम लेने के प्रयास करेंगे। एम्स से भी हम कोशिश करेंगे 25% कम कराने का। ये सरकार से हम मांग नहीं, मैंने एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 25% कम हो। लंबी फहरिस्त होती थी मरीजों की और लंबा वक्त लगता था जांच कराने में कि एमआरआई के लिए नंबर लगाना पड़ता है, 1.5 महीना नंबर बाद मिलेगा। अब लग रहा है कि इससे नहीं, अब तो 4 मेरे पास हो जाएगा ना, 3 एमआरआई 2 सीटी स्कैन 5, तो अब मरीज को भी सुविधा होगा। लंबा जो लगता था कि 1 महीना 15 दिन का मिलता था, उससे राहत मिलेगा। अब हर तरह से डॉक्टरों को कितना बेनिफिट होगा क्योंकि रिसर्च वगैरह में? हाँ, डॉक्टर को तो होगा। रिसर्च इतना 3 टेस्ला का मेरा है, तो कोई भी चीज माइन्यूट से माइन्यूट चीज के बारे में भी उनको जानकारी मिलेगी और उस पर वो रिसर्च करेंगे, उस पर वो पढ़ेंगे और आगे मेडिकल फैसिलिटी को निश्चित रूप से फायदा होगा। डॉक्टरों के लिए भी एडवांटेज होगा क्योंकि रिसर्च का काम हो सकेगा, गंभीर बीमारियों का भी पता लग सकेगा। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना।